जो लोग समझते हैं कि जो हम ग्रॉस सैलरी मिल रही है एक साल में उसमें टैक्स पे करना है। जो एचआरए है, लोगों के मन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि एचआरए जो है हमें तो जो हाँ ऑफिस से मिलता है, मतलब अगर मान लीजिए 20,000 रुपये पर मंथ है तो 2,40,000 रुपये मिलता है, पर एग्जामिशन 2,40,000 का नहीं मिल पाता है, जबकि हम 20,000 रुपये महीने का रेंट भी पे कर रहे होते हैं। तो वो सब क्या वजह होती है, ये सब हम वीडियो में सारा डाउट क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ एग्जैक्ट क्या होता है टैक्स और किस सैलरी पे लगता है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सेल भी दिखाएंगे, पर ये वाला जो बिना एक्सेल का रहेगा ज़्यादा वैल्यू एडिशन रहेगा इसमें। तो टैक्स जनरली क्या है कि जैसे जो टैक्स स्लैब होता है कि 0 से 2.5 लाख तक 0% टैक्स लगता है, 2.5 से 5 लाख तक जो है तो 5% लगता है, 5 से 10 लाख तक 20% लगता है, और 10 लाख के ऊपर जो है तो 30% लगता है, ये ओल्ड रिजीम में। वहीं जब हम अगर न्यू रिजीम में जाएंगे, अगर 2024-25 तक की बात करेंगे तो 0 से 3 लाख तक कुछ नहीं लगता है, और जो 3 लाख से 7 लाख तक जो है तो 5% लगता है, 7 लाख से 10 लाख तक 10% लगता है, 10 लाख से 12 लाख तक 15% लगता है। इस तरीके से न्यू रिजीम में टैक्स लगता है। तो मोस्टली लोग जो हैं तो ओल्ड रिजीम में ही भरते हैं, और ओल्ड रिजीम में ही भरना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट या फिर होम लोन या कर रखे हैं तो ओल्ड रिजीम में ही बेनिफिट है। आपने कुछ नहीं कर रखा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, तो अब नो डाउट आपको तभी उसी कंडीशन में न्यू रिजीम में बेनिफिट है। नहीं तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बच्चों के फीस भर रहे हैं वो दिखाना है, आप एचआरए दिखाना है, कहीं रूम से किराया लेके रह रहे हैं तो ओल्ड रिजीम में ही बेनिफिट है। सबसे पहला तो कंफ्यूजन ये दूर कर दीजिए कि न्यू रिजीम में कुछ बेनिफिट होने वाला है। अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं, रूम रेंट दिखाना है, इन्वेस्टमेंट दिखाना है, तो ऑलवेज ओल्ड रिजीम ही बेनिफिशियल है। अब हम आते हैं कि टैक्स किस सैलरी पे लगता है। लोगों के मन में डाउट रहता है कि किसी की अगर ग्रॉस सैलरी 5 लाख के जस्ट थोड़ा सा नीचे है तो उनको डर रहता है कि अगले साल इंक्रीमेंट होते ही हमारा जो है 5 लाख के ऊपर जाएगा और हमारा टैक्स स्लैब 20% हो जाएगा। या फिर जिसकी सैलरी 10 लाख के जस्ट नीचे रहती है उनको डर रहता है कि अगले साल इंक्रीमेंट होते ही हमारी सैलरी 10 लाख के ऊपर चली जाएगी, हम 30% के टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, तो हमारे इंक्रीमेंट का बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहले ये डाउट हम क्लियर कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो टैक्स लगता है आपकी ग्रॉस सैलरी पे नहीं लगता है, आपका जो बची हुई सैलरी रहती है पूरे साल में उस पर टैक्स लगता है। जैसे कि अगर आप 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 8 लाख रुपए कमा रहे हैं तो इसका आप क्या सोचेंगे कि ये तो हमारा डायरेक्ट 20% टैक्स स्लैब में हो गया, पर ऐसा नहीं है। जो आप ग्रॉस सैलरी कमा रहे हैं उसमें ओल्ड रिजीम में गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में जो है तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है कि आप जो पेट्रोल वगैरह यूज कर रहे होंगे, डीजल यूज कर रहे होंगे अपनी गाड़ी से ऑफिस आने जाने के लिए, तो वो सब चूंकि डायरेक्ट छूट मिल जाती है अप्रोक्स। अब कोई हो सकता है 1 लाख का पेट्रोल यूज करे, कोई 20,000 का ही करे, पर गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि आप 50,000 तक का पेट्रोल या फिर एक्स्ट्रा कुछ जो खर्च होते हैं उनके लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट आपकी ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देती है। तो कितना माइनस कर देती है? 50,000। अब 8 लाख आप सैलरी पा रहे हैं तो 50,000 डायरेक्ट गवर्नमेंट ने आपको छूट दे दिया, तो बच्चा 7.5 लाख ही बचा ग्रॉस सैलरी पूरे साल का। 7.5 लाख में से जो है तो 1.5 लाख आप दिखा सकते हैं जो 80C होता है, जिसमें टर्म इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस आता है, म्यूचुअल फंड आता है, सुकन्या आता है, या बच्चों की फीस आती है, ये सब मिला, या फिर आपका खुद का पीएफ होता है जो आपकी तरफ से जमा होता है। ये सब 1.5 लाख से कम 1.5 लाख तक आपको मिलेगा, भले आपका 3 लाख हो या 4 लाख हो, पर 1.5 लाख ही मिलेगा। तो आप 7.5 में से 1.5 लाख को घट गया तो आपका बचा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए में से अगर आप कहीं पे किराए से रहते होंगे तो आप मान लीजिए 15,000 रुपये महीने पे कर रहे हैं, तो 1,80,000 हो गया। तो 1,80,000 डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर एक डायरेक्ट 1,80,000 नहीं मिलेगा। यहाँ पर 3 रूल होते हैं, जब तीनों रूल आप जानते रहेंगे तो आप यहाँ पर बेनिफिट उठा पाएंगे पूरा 1,80,000 का। अब वो कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? जितना भी आपको सैलरी में एचआरए मिलता है, कभी भी उतने ही का ही रूम मत लीजिए। आपको अगर रूम लेना है तो जितना एचआरए पर मंथ मिल रहा है, तो आपकी जितनी भी बेसिक सैलरी हो उसका 10% निकाल लीजिए। तो 10% की वैल्यू जो भी आ रही होगी, अगर बेसिक सैलरी 50,000 है तो बेसिक 10% उसका 5,000 आएगा। तो जितना भी आपको कंपनी से एचआरए मिल रहा है उसमें से उस 5,000 को ऐड करिए। अगर एचआरए 15 मिल रहा है तो 5,000 ऐड करिए, 20,000, तो 20,000 का रूम लीजिए, तभी आपको पूरा का पूरा एचआरए का बेनिफिट मिलेगा 1,80,000 का। तो हम सपोज करते हैं कि आपने पूरा बेनिफिट ले लिया, तो 1,80,000 का बेनिफिट वो ले लिया। जैसे ही 6 लाख में से 1,80,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा?
4,20,000। यहाँ पर दूसरा रूल क्या लागू होता है, गवर्नमेंट आप ये समझती है कि आपने इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आप राशन भी ले रहे होंगे, किराना भी ले रहे होंगे, दूध भी खरीद रहे होंगे, तो आपका पैसा तो यहाँ खर्च हो जा रहा होगा। तो गवर्नमेंट ये समझती है कि आप 5 लाख तक में ये सारी चीजें हो जाएंगी, गवर्नमेंट का ऐसा अनुमान है। तो ये जब ये इन्वेस्टमेंट को घटा करके अगर उसकी वैल्यू 5 लाख से कम आ रही होगी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। हेल्थ इंश्योरेंस या पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस का ये सारा वैल्यू घटाने के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद अगर आपका जो पैसा है 5 लाख से कम आ गया तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 5 लाख तक का जो रहेगा उसमें 12,500 जो है तो अंडर 87A के तहत रिबेट देगी गवर्नमेंट। पर वहीं पर सब कुछ खर्च करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी सैलरी 5 लाख से ऊपर गई तो उसमें आपको टैक्स लगेगा। उस कंडीशन में रिबेट भी नहीं मिलेगा। तो जो 12,500 आपको रिबेट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल रहेगा उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट का ऐसा अनुमान है कि अगर आप 5 लाख तक सब घटाने के बाद अगर 5 लाख तक ही सैलरी बच रही है तो ये है कि 5 लाख आपकी खर्च होगी जो नेसेसरी चीज़ों में, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही है। और अगर आपका वो 5 लाख से ज़्यादा हो गया सब घटाने के बाद तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, उस कंडीशन में रिबेट भी नहीं मिलेगा। ये हो गया ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में क्या होता है कि आप कुछ दिखा ही नहीं सकते, ना HRA दिखा सकते, ना आप इंश्योरेंस दिखा सकते, ना टर्म इंश्योरेंस दिखा सकते, ना सुकन्या दिखा सकते, ना म्यूचुअल फंड दिखा सकते। आपका जो भी ग्रॉस सैलरी है उसमें सिर्फ घटेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 75,000 है न्यू रिजीम में। वो घटने के बाद जो भी आपकी सैलरी बच रही होगी वही टैक्सेबल सैलरी कहलाएगी, और जो टैक्स स्लैब होगा वो उसी सैलरी पे लागू होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन चालू होगा। और उस कंडीशन में अगर आपकी सैलरी सब घटाने के 7 लाख से ऊपर गई तो आपको टैक्सेबल रहेंगे, रिबेट नहीं मिलेगा। अगर 7 लाख के नीचे रहेगी तभी रिबेट मिलेगा। वहां पर उस टाइम पे रिबेट 25,000 का है, जैसे ओल्ड रिजीम में 12,500 का था, वहां 25,000 का रिबेट है। तो आइए अब हम इसको एक बार एक्सेल में भी देख लेते हैं और आप एक्सेल में भी समझ लीजिए कि एक्सेल में कैसे यहाँ पर रहता है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि जो ग्रॉस सैलरी है, अगर किसी के हम पकड़ रहे हैं कि 11 लाख है, तो 11 लाख है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हो गया यहाँ पर। अब जैसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हो गया तो उसकी सैलरी बची 10,50,000। उसमें से HRA एग्जेम्पशन उसने 1,92,000 लिया। अब 1,92,000 कैसे लिया, आप यहाँ पर ये देखिए 3 रूल होते हैं। 3 रूल में से क्या है, पहला क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, जैसे 2,40,000 आ गया। आप बेचारे रिसीव कर रहे थे 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी में, ये ए हो गया। बी क्या हो गया, आपका जितना रेंट पेड कर रहे हैं इंटू 12 करना है, उसमें से आपकी 10% बेसिक सैलरी घटा देना है 1 साल की, जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो बी हो गया, 1,92,000 आ गया। तीसरा क्या हो गया, आपका बेसिक सैलरी का 40% निकाल लेना है अगर नॉन मेट्रो में है, और मेट्रो सिटी में है तो आपकी बेसिक सैलरी का 50% निकाल लेना है। तो यहाँ पर जैसे नॉन मेट्रो हम मेट्रो केस पकड़ रहे हैं तो 40% निकाले तो 192 आ गया। क्यों, क्योंकि बेसिक सैलरी 40,000 है, उसके हिसाब से 1 साल का 192 आ गया। अब यहाँ इन ABC में जो सबसे तीनों में मिनिमम होगा वही आएगा यहाँ पर 192। तो अगर यहाँ पर आपको जैसे HRA आपको 2,40,000 मिल रहा था तो आपके हाथ, अगर आपका बेसिक सैलरी कम होगा तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पर आपको अगर बेसिक सैलरी ठीक ठाक है तो आपको अगर पूरा का पूरा HRA रिसीव करना है, जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए कि बेसिक सैलरी किसी के 50,000 हो जाता, उस कंडीशन में तो देखिए यहाँ पर भी 2,40,000 गया सी वाला, पर बी वाला 1,80,000 आ गया, तो आपको बेनिफिट 1,80,000 का ही मिलेगा। पर आप HRA को आपको कंपनी तरफ से मिल रहा है 2,40,000। उस कंडीशन में अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो जो आप रेंट पेड कर रहे हैं तो उसको अगर आप कैसे कर दीजिए, 25,000 कर दीजिए। जैसे 25,000 करेंगे देखिए 2,40,000 हो गया, सब 2,40,000 आगे हो गया, तो इसमें मिनिमम 2,40,000 हो गया। तो आप उस कंडीशन में जो आपका यहाँ पर HRA है 2,40,000 मिल जाएगा। ये देखिए 2,40,000 HRA मिल गया, तो आपको 10,50,000 में से 2,40,000 भी घट जाएगा। उसके बाद 80C में 1,50,000 घट जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर NPS कंट्रीब्यूशन में 50,000 घट जाएगा। आप हेल्थ इंश्योरेंस में अपने लिए और पेरेंट्स के लिए यहाँ भी 60,000 40,000 घटा सकते हैं। अगर आपने ले रखा है, आप प्रोफेशनल टैक्स आपको हर मंथली कटता होगा, टोटल 1 साल में 2100 या 2400 रुपए कटेगा। तो ये सब मिला के देखिए हो गया 5,07,900 रुपए, ये हो गई टैक्सेबल इनकम। अब चूंकि ये इनकम
5 लाख से ज्यादा है तो वहां पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। कौन सा रिबेट? जो रिबेट यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ओल्ड रिजीम में, यहाँ पर 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है तो 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपका तो 7,000 ही ज्यादा हो रहा है ना, इसी का 20% लगेगा। रिमेनिंग जो 2.5 से 5 लाख है उसका 5% के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा। पर चूंकि यहाँ पर आपका ये 5 लाख से ज्यादा हो गया तो जो यहाँ पर आपको रिबेट मिलना था वो नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में आपका जो यहाँ पर टैक्स है 14,000 रुपए हो रहा है। पर अगर आप यहाँ पर और कुछ घटा सकते, जैसे कि और अगर मान लीजिए आपके पास प्रोविजन होता है, या फिर ये 2,40,000 HRA हो रहा है, अगर ये थोड़ा और बढ़ जाता तो कैसे बढ़ जा सकता था? यहाँ पर ये आपका बेसिक सैलरी मान लीजिए 53,000 हो गई और आप रेंट जो है 30,000 रुपए पर मंथ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर तब भी 2,40,000 होगा। क्यों? क्योंकि HRA ही रिसीट आप 2,40,000 कर रहे हैं ना। अगर आप HRA भी आपका यहाँ बढ़ जाता 22,000 हो जाता, तो 2,54,000 हो जाता है। यहाँ पर जब 2,54,000 हो जाता है तो यहाँ पर देखिए आपका 4,93,000 हो जाता है आपका टैक्सेबल सैलरी। उस कंडीशन में आपको रिबेट मिल जाता, जो ये 12,05,000 ये रिबेट मिल जाता तो आपको टैक्स 0 हो जाता, कुछ भी टैक्स नहीं लगता। क्यों? कि जैसे ये रिबेट आपका 0 होता, 12,500 मिलता, टैक्सेबल इनकम आपका 12,175 ही हो रहा था, आपको रिबेट मिल गया 12,500 का, तो आपको वो सब 0 हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सरकार पैसा फिर देगी वापस रिटर्न, ये मत सोचिए, वो पूरा 0 हो गया। अगर आप किराए से कहीं रह रहे हैं, 80C का आप बेनिफिट ले रहे हैं 1.5 लाख का, आपने NPS कर रखा है, बच्चों की फीस भर रहे हैं, आपका PF कट रहा है, ठीक है ना, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं, पेरेंट्स के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं, तो हमेशा आपको ओल्ड रिजीम में ही बेनिफिट है। तो न्यू रिजीम में कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो किराए से रहते ही होंगे ना, तो आप वो सब दिखा नहीं पाएंगे न्यू रिजीम में। तो न्यू रिजीम सिर्फ इनिशियल में बेनिफिट दिखाने का तरीका है जो 2025-26 में है, सिर्फ आपको फायदा कराने का एहसास है। जिस बार आपने सारे लोगों ने ओल्ड रिजीम छोड़ा तब उसका असली मकसद सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, होप आप समझ गए होंगे। अगर आप बोले तो थोड़ा न्यू रिजीम के बारे में बता देते हैं सेम कंडीशन में। जैसे अगर वहां पर देखिए कि न्यू रिजीम में क्या है कि 4 से 7 लाख तक आपको 5% लगेगा, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%। तो अगर किसी की सैलरी वहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जहां पर इस केस में टैक्सेबल इनकम ओल्ड में 4,93,000 हो रही थी, तो वहीं इसके केस में 10,25,000 हो रही है टैक्सेबल इनकम। किसमें? न्यू में। जब 10,25,000 हो रही थी तो देखिए 3 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख तक 5%, मतलब 4 लाख का 5%, 20,000 हो गया। 7 से 10 लाख तक में क्या हो गया? 3,25,000, मतलब 32,000 हो गया। ठीक है ना। और चूंकि कितना इनकम हो गया? 10,25,000, तो यहाँ पर, और ये 25,000 जो होगा यहाँ पर 7 से 10 लाख में 3 लाख ही होगा। ठीक है, ये 3 लाख। फिर चूंकि जितना इनकम ज्यादा हुआ 10,25,000, उधर 25,000 ज्यादा है, तो 25,000 ज्यादा है तो 25,000 आएगा, 2,500 आ जाएगा, 10-15%। तो टोटल टैक्स कितना लग गया? 52,500 रुपए टैक्स लग गया। ठीक है ना। जहां यहाँ पर आपको ओल्ड रिजीम में कुछ नहीं लग रहा सब टैक्स, तो न्यू में 52,000 लग गया। तो जो भी न्यूज एजेंसियां, न्यूज चैनल आपको न्यू रिजीम का बेनिफिट दिखाते हैं, वो तब दिखाते हैं जब आपको एग्जेम्पशन नहीं दे रहे होते हैं, HRA नहीं दे रहे होते हैं, 80C का बेनिफिट नहीं दिखा रहे होते हैं, स्कूल की फीस नहीं दिखा रहे होते हैं, आपका जो खुद का PF कटा होता है वो नहीं दिखा रहे होते हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिखा रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिखा रहे होते हैं, इनको कंसीडर नहीं किए होते हैं, तब वो जब कंपेयर करते हैं तब वो न्यू रिजीम बेनिफिशियल दिखती है।
पर आप ये सब बेनिफिट जब ले रहे होंगे तो कभी भी न्यू रिजीम बेनिफिशियल नहीं है बल्कि बेकार है। ठीक है, आप होपफुली समझ गए होंगे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कैसे बचाया जा सकता है।